उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पिछली क्लास में हमने कृषि विपणन कंप्लीट कर लिया था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके चरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इस उद्योग के बारे में जानेंगे। यानी जो प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसके बारे में जानेंगे और भारत में भविष्य में इसमें क्या संभावनाएं है इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। तो खाद्य प्रसंस्करण है क्या? ये वह प्रक्रिया होती है, खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया होती है जहां प्राथमिक उत्पाद जैसे चाहे वो कृषि हो या पशुपालन, ठीक है, जहां पे प्राथमिक उत्पाद को एक विशेष प्रक्रिया से, एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है और इसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित परिवर्तन किया जाता है, इसके गुणों में निश्चित परिवर्तन किया जाता है, जिससे इसके मूल्य में वृद्धि होती है और इसकी अवधि में वृद्धि हो जाती है। खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जहां प्राथमिक उत्पाद चाहे वो कृषि हो या पशु हो को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उसके गुणों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है तथा उसके मूल्य और जीवन अवधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। ऐसे समझिए, जैसे आलू ले लीजिए, ठीक है, वो क्या है, एक प्राथमिक उत्पाद है, वो खेत से उग रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसको आलू से हमने चिप्स बना डाला। वो प्राथमिक उत्पाद था, उसको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा और उसको चिप्स बना दिया। ठीक है, वो जो एक आलू इतना सस्ता था, उसको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा तो उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई और उसकी अवधि में भी वृद्धि हो गई। अभी वो आलू अगर 10 दिन रख देते तो सड़ जाता, लेकिन अब वो आलू साल भर नहीं सड़ेगा, चिप्स बन गया तो, है ना। यही है हमारा क्या, खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है, खाद्य प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। खाद्य प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन सी? पहला, प्राथमिक प्रसंस्करण। प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पाद है उसकी कटाई, छटाई, सफाई इत्यादि करते हैं। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक प्रसंस्करण, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। द्वितीयक प्रसंस्करण में क्या होता है, उसको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन कर दिया जाता है। तीसरा है तृतीयक प्रसंस्करण। तृतीयक प्रसंस्करण में क्या होता है, जैसे पैकेजिंग, लैबनिंग इत्यादि की जो प्रक्रिया होती है उसको तृतीयक प्रसंस्करण बोलते हैं। जैसे आलू है, जमीन से निकाला गया, ठीक है, अब उसकी सफाई उफाई की गई, वो क्या है हमारा प्राथमिक प्रसंस्करण। अब उसको फैक्ट्री में गया, वो उसकी कटाई, सफाई, उसमें केमिकल डाल के, उसको बॉयल करके, उसको फ्राई करके, उसमें जो जितने भी केमिकल्स हैं उसको मिला देते हैं कि ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो सके। ठीक है, फिर उसको नाइट्रोजन डाल के पैकेजिंग की जाती है ना, गैस डाली जाती है। तो ये लास्ट में क्या हुआ, उसका थर्ड प्रोसेस। ठीक है, यानी तृतीय प्रसंस्करण। तो ये हमारा खाद्य प्रसंस्करण। और खाद्य प्रसंस्करण ये हमने जाना किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, 3 चरणों में होकर गुजरता है। अब आपसे कोई पूछे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, तो क्या बोलेंगे, वही वह उद्योग जहां खाद्य प्रसंस्करण का कार्य होता है, वह उद्योग जहां खाद्य प्रसंस्करण का, फूड प्रोसेसिंग का कार्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यह मुख्यतः 2 चरणों में होता है, पहला विनिर्माण और दूसरा मूल्यवर्धन। विनिर्माण में वही प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण जो आता है, यानी उसकी साफ सफाई और उसको एक विशेष प्रक्रिया से गुजारना, यानी श्रम शक्ति और मशीनों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है विनिर्माण में। ठीक है, और मूल्यवर्धन में उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो मुख्यतः 2 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें मुख्यतः 2 चरण शामिल होते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण के कारण क्या है, यानी फूड प्रोसेसिंग हमें करना ही क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं भाई फूड प्रोसेसिंग, तो पहला कि प्राथमिक उत्पाद को उपभोग योग्य बनाना, यानी अगर खेत में गेहूं हो रहा है तो आप डायरेक्ट जाके तो गेहूं नहीं खा डालेंगे, है ना, वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। पहले उसकी खेत में कटाई, सफाई, जो जितना भी होता है, गेहूं निकाल लिया जाता है बाली से। ठीक है, फिर दूसरा काम वहां पे क्या होता है, आटा बन के आता है फैक्ट्री से, है ना। तो क्या 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 हो क्या रहा है यहाँ पे, जो प्राथमिक उत्पाद है उसको हमने क्या उपभोग योग्य बना रहे हैं। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा क्या है, संरक्षित करने के लिए। हम जानते हैं कि हम अगर आम का सीजन नहीं है फिर भी हम आम खा सकते हैं, टमाटर का सीजन नहीं है फिर भी हम टमाटर खा लेते हैं, स्वीट पोटैटो का सीजन नहीं है फिर भी हम स्वीट पोटैटो खा लेते हैं, प्याज का सीजन ना हो फिर भी हम प्याज खा लेते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सीजन ना हो और आप उसको प्राप्त ना कर सकें। तो कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं आप, खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा, एक प्रिजर्वेशन जो मेथड है उसके द्वारा, फूड प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा आप प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। जैसे आपको आम का स्वाद चाहिए, अब आम का सीजन नहीं है, आम भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, आम की जो अदर रेसिपीज हैं, जैसे आपको जितना भी लिक्विड है, फ्रूटी, माजा, जितनी भी चीजें, स्लाइस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तीसरा क्या है, खाद्य उत्पाद जो है उनके जीवन अवधि में क्या करना, वृद्धि करना, उनकी आयु को बढ़ाना। ठीक है, अगर कोई चीज फूड, अगर आलू है, जैसे हमने बताया था, आलू है, अगर आप उसको अगर खेत से निकाला, आपने उसको कुछ दिन तक अगर इस्तेमाल नहीं किया वो सड़ जाएगा, लेकिन हमने उसको चिप्स बना लिया और इसको लंबे समय तक के लिए हमने क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, है ना। आम है, उसको हमने अचार बना लिया और वो एक लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व हो गया, या उसका लिक्विड जो ड्रिंक्स होते हैं उसको बना लिया, वो लंबे समय तक के लिए क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। तो यानी उसकी जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वह उसके मूल्य में भी वृद्धि करने के लिए। चौथा, खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। भाई अगर कोई चीज किसी सीजन में उत्पादित हो रही है, अगर हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो दूसरे सीजन में हमें नहीं मिलेगा, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी होता है। 5वां, खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। हम जानते हैं कि
खाने की चीजें जब महंगी होती है तो उसको खाद्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी अगर कोई चीज पहले 20 रुपए केजी मिल रहा था, अब वो 80 रुपए केजी मिलने लगे, यानी खाद्य वस्तुओं के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी आना, ये मुद्रास्फीति होती है। इसको खाद्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना यानी चीजें महंगी ना हो, इससे भी बचाता है क्या, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, और क्या है, उपभोक्ता को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा खाद्य प्रसंस्करण के कारण है। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका महत्व क्या है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका। पहला, यह रोजगार परक उद्योग है। रोजगार परक उद्योग क्यों, क्योंकि यह श्रम आधारित है, और हम जानते हैं कि भारत में मांग की अपेक्षा आपूर्ति आधारित श्रमिक अधिक है। ठीक है, यानी स्किल बेस्ड लेबर है वो कम है। ठीक है, हार्ड वर्किंग है लेकिन स्किल बेस्ड कम है। ठीक है, तो ये श्रम आधारित भी है, तो इसलिए ज्यादा रोजगार देता है। ये क्या है, रोजगार परक है। दूसरा, ये क्या करता है, जो खाद्य फसलें हैं उनको बर्बादी से बचाता है, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करता है, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करता है, यानी फूड सिक्योरिटी देता है। खाद्य मुद्रास्फीति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तीसरा क्या है कि ये उद्योग कृषि और औद्योगिक विकास के बीच की कड़ी का कार्य करता है, और कृषि और औद्योगिक विकास के बीच की कड़ी का काम करता है। इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं कि इसका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हो गया, यानी कृषि है या फिर पशु है, ये प्राथमिक क्षेत्र से हमारा है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित हो गया, प्राथमिक फील्ड से संबंधित हो गया। अब उसके बाद की उसकी जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, इंडस्ट्री में हो रही है, औद्योगिक में हो रही है, विनिर्माण हो रहा है इसका। यानी ऐसे समझिए, अगर आलू है तो उत्पादित तो मशीन में नहीं हो रहा, फैक्ट्री में नहीं हो रहा है ना, उत्पादित कहाँ हो रहा है, वो खेतों में हो रहा है। अब वो आलू से चिप्स बनाने की जो प्रोसेस है वो किसके किसके बीच हो रही है, पहला तो खेतों में हो रहा है उसका, यानी कृषि फील्ड आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, औद्योगिक में भी उसका कंट्रीब्यूशन, औद्योगिक का भी उसका कंट्रीब्यूशन है। क्यों, अब वो आलू जब खेत से आया तो आलू से जब चिप्स बना तो कैसे गया, वो कैसे हुआ, इंडस्ट्री में गया, है ना, फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री में जो उसकी सारी प्रोसेस है फिर वो चिप्स बन के आया। तो ये कृषि और औद्योगिक विकास दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है, दोनों को समन्वित करके चलता है, दोनों का क्या करता है, समन्वित विकास कर रहा होता है ये। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो एक ओर ये क्या कर रहा है, उद्योगों को कच्चा माल दे रहा है, वहीं दूसरी ओर जो कृषक है उनको बाजार जोखिम से भी बचा रहा है। अब कृषकों को बाजार जोखिम से कैसे बचा रहा है, देखिए, अगर कोई फैक्ट्री है चिप्स बनाने वाली, ठीक है, तो क्या करेगी, किसान के पास कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी किसान से। ठीक है, बोलेगी मैंने, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी बुआई से पहले, और पहले से रेट तय हो गया। अब इससे क्या हुआ, उद्योग का भी विकास हो रहा है, और किसान भी क्या है, मध्यस्थों बिचौलियों से बच जा रहा है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये औद्योगिक विकास भी कर रही है और किसानों को बाजार जोखिम से भी क्या कर रही है, बचा रही है। ये इसका महत्व है। साथ ही और क्या करती है, फसल विविधीकरण और वाणिज्यीकरण को भी बढ़ावा देती है, क्रॉप डाइवर्सिटी और क्रॉप पैटर्न, ठीक है, और कॉमर्शलाइजेशन को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसान कोई कंपनी है, ठीक है, उसने बोला कि उसको कई चीजें चाहिए होती है, तो किसान ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा हर चीज को बो देता है। ठीक है, हर चीज क्यों देख रहा है, इस चीज की अलग रेट है, इस चीज की अलग रेट है, तो उसको करने के लिए भी क्या होती है, अलग अलग चीजें बोने के लिए, उसको उगाने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में खाद्य मुद्रास्फीति, वही हमने बता दिया क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो प्रसंस्करण का काम होता है, प्राथमिक प्रसंस्करण का जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम होता है, कौन करता है, महिलाएं करती हैं। आप जाकर खेतों में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे कि 80 से 90% आपको महिलाएं दिखेंगे खेतों में, प्राथमिक काम करते थे, कटाई, बुनाई, सफाई, ये सारा काम करते हो आपको महिलाएं दी जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। भाई महिलाएं आर्थिक रूप से जुड़ रही हैं तो महिला सशक्तिकरण को भी क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ एक और रीजन है, जो भारत के जो प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं वो विदेशों में निर्यात होते हैं, उनकी विदेशों में अत्यधिक मांग है, इससे क्या होता है, हमारा कृषि निर्यात में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, हमारे खाद्य प्रसंस्करण का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अब भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, पहला, यह उद्योग उत्पादन, उपभोग और निर्यात की दृष्टि से देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। कौन, फूड प्रोसेसिंग, उत्पादन, उपभोग और निर्यात की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा यानी 5वें नंबर का क्या है, उद्योग है। ठीक है, इसे सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। क्या, सनराइज उद्योग कहा जाता है, तथा यह सरकार की प्राथमिकता पर सबसे उच्च पायदान पर है। यह देश में विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक औद्योगिकरण होता है, और एक हमने बोला विनिर्माण। औद्योगिकरण में क्या होता है, एक आधारभूत संरचना होती है, और एक विनिर्माण। आधारभूत संरचना में जैसे कि सड़क इत्यादि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो होता है हमारा आधारभूत संरचना में। विनिर्माण में क्या होता है, जब मशीनें बन के रेडी हो जाती है और मशीनों से हम कोई कार्य संपादित कर रहे होते हैं। ठीक है, जहां श्रम की जरूरत होती है, श्रम में कैसे, जब कोई वस्तु या सेवा का निर्माण जब कर रहे होते हैं उसको विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार दे रहा है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों, जैसे हम देखते हैं कि एएसआई उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण है, उसके अनुसार इस उद्योग में औपचारिक क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोग रोजगार में हैं, तथा यह विनिर्माण में लगभग 11% रोजगार प्रदाता है। और किस क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में 11% रोजगार प्रदाता है। और एनएसएसओ के बारे में हमने पिछले पढ़ा दिया था कि सीएसओ एनएसओ का मर्ज है। ठीक है, तो एनएसएसओ के
73वें सर्वेक्षणानुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग, अनौपचारिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहां लगभग 51 लाख लोग क्या है, रोजगार में है, जो विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 15% रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण नेक्स्ट क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रतिवर्ष 9.9 है, लगभग आप समझ लीजिए 10% चक्र वृद्धि दर से वृद्धि या विकास कर रहा है। ठीक है, हर वर्ष 10% की दर से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। 2016 में यह उद्योग लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए का हो गया। नेक्स्ट क्या इसकी उद्योग की जो स्थिति है देश में क्या है कि देश के कुल खाद्य बाजार में इस उद्योग का योगदान कितना है, 32%। देश में जो कुल खाद्य बाजार है, जितना भी बाजार है, इसका जो योगदान है वो कितना है, 32%। और साथ ही साथ भारत जो निर्यात करता है, जो चीजें इंपोर्ट करता है, सॉरी एक्सपोर्ट करता है, उसमें इसका जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका योगदान पता है आपको कितना है, 11 से 12% है। वर्तमान में यह उद्योग देश के खाद्य निर्यात में, वही हमने बताया कि खाद्य निर्यात की अगर बात करें तो 22% है, और अगर समस्त निर्यात की बात करें तो इसका कितना योगदान है, 11 से 12% इसका योगदान है। अब हम देखते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भविष्य में संभावनाएं क्या है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भविष्य में संभावनाएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे समझिए, एक आप समझ लीजिए मांग पक्ष यानी डिमांड इसकी क्या होगी भविष्य में, और एक है आपूर्ति पक्ष। ठीक है, तो पहले हम इसका समझते हैं आपूर्ति पक्ष कि क्या भारत खाद्य प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, क्या इसकी आपूर्ति के लिए सक्षम है, इसको खड़ा करने में सक्षम है। तो पहला कृषि भूमि, हम देखते हैं कि भारत में कृषि भूमि अच्छी है। विश्व में 60 प्रकार की क्या है, मिट्टी पाई जाती है, 66 या 60 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसमें 46 तो केवल भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पे कृषि भूमि है, कृषि भूमि भी कैसी, जलवायु आधारित है, और क्या है, हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है मिट्टी में, कहीं काली मिट्टी है तो कहीं लाल मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है तो कहीं जलोढ़ मिट्टी है, हर तरह की लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या बोला, जलवायु, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सर्दी भी है, ऐसा नहीं कि गर्म जलवायु, अमूमन बोला जाता है कि भारतीय जलवायु गर्म है, लेकिन हम देखते हैं सर्दी भी है, ठीक है, गर्मी भी है, वसंत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है। तो क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कृषि भूमि पर्याप्त है। आपूर्ति में अगर हम देखें, कच्चा माल भी, अब कृषि भूमि है तो कच्चा माल भी हमें आसानी से मिल जाएगा। श्रमिकों की उपलब्धता भी देखते हैं कि भारत में श्रमिकों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। श्रम आधारित तो ज्यादा है, भले वो स्किल आधारित कम हो, लेकिन श्रमिक खूब है, ठसाठस है, बेरोजगार भी है बेचारे, है ना। और क्या है, पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता भी है देश में, ऐसा नहीं कि पूंजी की उपलब्धता नहीं है। और अगर ना भी हो तो इसमें 100% एफडीआई की अनुमति है। 100% एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% इसमें क्या है, अनुमति है। तो ये हमने देखा आपूर्ति पक्ष। ठीक है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो भविष्य है, भविष्य में जो संभावनाएं है, तो हमने देखा आपूर्ति पक्ष, भाई आपूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, यानी ठीक ठाक खड़ा हो सकता है, इंडस्ट्री अच्छे से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई आगे बाधा नहीं आएगी। अब हम डिमांड देखते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, इसको बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इसकी डिमांड है देश में कि नहीं, या इसके विश्व में डिमांड होगी कि नहीं। तो पहला हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, कि क्या भारत की जनसंख्या है ऐसी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो विकसित हो पाए। तो मांग पक्ष में बिल्कुल, भारत विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश है, तो जनसंख्या भी यहाँ क्या है, ठसाठस है, जनसंख्या भी खूब है। शहरीकरण भी भारत में बढ़ रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं जितना शहरीकरण बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग को उतना डिब्बे वाला खाना, डिब्बे वाली चीजें, पैकेट वाली चीजें क्या है, बढ़ रही हैं शहरीकरण के कारण, और यही तो है फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या है, महिलाओं का रोजगार में रहना। अगर महिलाएं रोजगार में हैं घर की, तो आप जानते हैं अगर वो जॉब पे जा रही हैं तो घर पे खाना नहीं बनाएंगी, इसका मतलब वो बाहर की चीजें लाएंगी, बाहर से खाना पैक करेंगी, या फिर बनी बनाई चीजें लाएंगी, कुछ लाएंगी कुछ नहीं लाएंगी, सब्जी बनी बनाई ले आई, घर में रोटी बना लिया। तो महिलाओं का जॉब में रहना भी क्या कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है, इसके मांग पक्ष में आ रहा है, इसके हित में आ रहा है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि लोगों की भोजन की प्रवृत्ति भी बदल रही है। पहले लोग घर का बना खाना खाते थे, ज्यादा पसंद करते थे, अब लोग बाहर का ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, जो फैमिली एकीकरण होता है, फैमिली अलग हो जाती है ना, सेपरेट फैमिली जो होती है सॉरी, जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो ज्यादा आप देखते हैं इन चीजों का यूज नहीं करती। और कैसे करेगी, अगर कोई 9 लोग हैं और बाहर खाने के लिए जा रहे हैं 10 लोग, 9-10 लोग अगर हैं, अगर 500 की या 200 की थाली गिरी से गिरी हालत में ले लीजिए, 100 रुपए की थाली ले लीजिए, तो 900 रुपए बैठ जा रहा है। तो उनको इससे अच्छा लग रहा है कि भाई 200 की सब्जी, 500 की सब्जी ले आओ और घर में वही चीज बना लो, है ना। तो वो लोग इनको नहीं वैल्यू देते। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में इसका कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आता है, न्यूक्लियर फैमिली को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करती है। हम दो हमारे एक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, तो और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि मांग पक्ष भी ठीक ठाक है भारत में, और भविष्य में इसकी संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी, चाहे वो मांग पक्ष की भी बढ़ रही हैं और आपूर्ति पक्ष की भी ठीक ठाक है। तो भारत में इसमें भविष्य में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो बस इतना ही आज समझते हैं। नेक्स्ट हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इतना तनाव नहीं लेना है, सब चीजें नॉर्मल समझने वाली चीजें हैं। ये डाटाबेस मैंने बोला ना, बिल्कुल जो लॉजिक वाली चीजें हैं वो सब कैलकुलेशन, ये सब बॉन्ड यील्ड, इन सब चीजों में लगता जाता है। ये सब सुनने वाली चीजें, डाटाबेस थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा आंसर राइटिंग के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।